आईटी में स्टार्ट कर रहे हैं। जिस बच्चे के जो भी डाउट्स है मेरे को भेज दीजिए। यहाँ पे जो हम लोगों के डाउट में स्टार्ट करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 में डाउट है। 2, 3, 4, 5 हमारे सबसे पहले वाले क्वेश्चन की बेसिस पे ही है। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है, ड्यूरिंग लॉकडाउन रानी एंड रिया were getting bored and started playing with the paper straws that were available with them at the home. They arranged them to form the different shapes and patterns. One such arrangement यहाँ पे एक फॉर्म हो गया है। पहले में बोल रहा है if two straws are placed on the base and are of equal length, मतलब यहाँ पे AP BP के equal है, then the correct statement is AP is equal to BP. AP is equal to BP हो जाएगा पहले वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, जो कि गलत है। जिन लोगों ने गलत है मार्क कर लेना। और जो लोग आप बोल रहे हैं कि सर ये मेरे को क्वेश्चन में डाउट है, तो बाकी क्वेश्चंस का चेक कर लिए थे अपने आप, तो चेक कर लेना कि वो ठीक है या नहीं है। इसके बाद सेकंड पार्ट में आपको बोल रहा है P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये भी ठीक है, फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है। थर्ड आपको बोल रहा है सी पार्ट द लाइन EP बाइसेक्ट्स AB, EP AB को बाइसेक्ट करता है, ये भी सही है, क्योंकि P मिड पॉइंट हो गया तो आपका EP मीडियन की तरह काम करेगा। तो पहले तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो इसका डी पार्ट आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। अब आपको यहाँ पे बोल रहा है कि DAP और EBP, which of the following can be observed from the figure। अब इस फिगर में से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहला हमारे पास बोल रहा है आपका DAP का है टेलर ट्रायंगल। ओके, मैं यहाँ पे स्पॉटलाइट ऑन कर लेता हूँ इसके लिए। आपको पहले बोल रहा है DAP एक ट्रायंगल ले रहा है और दूसरा ले रहा है आपके पास EBP। इसमें आपको बोल रहा है BAD कहाँ पे, ये रहा BAD, तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा दिस इक्वल टू AB, ये वाला एंगल। तो ये पहला वाला पार्ट का आधा पार्ट तो ठीक है। आगे बोल रहा है EPA, ये EPA गलत हो गया, क्योंकि EPA ये DAP ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, तो इसलिए ये वाला गलत है। नीचे वाले में बोल रहे हैं यहाँ पे अब ADP वर्टिकल एंगल जो टॉप वाले हैं इज इक्वल टू BEP, ये सही है। सेकेंड वाली इक्वेशन हमारी जो है वो पूरी सही हो गई। यही आंसर मार्क कर सबने, क्रॉस चेक कर लेना। सेकेंड का बी पार्ट आंसर है, सेकेंड का बी। बट बाकी आगे भी चेक करते हैं कि क्या सी सही है। सी आपको बोल रहा है ADP इज इक्वल टू BEP, ये तो बिल्कुल ठीक है। और दूसरा आपको बोल रहा है EPA इज इक्वल टू, ये नहीं है, गलत है, क्योंकि ये दोनों के दोनों हमारे ट्रायंगल के अंदर नहीं फॉर्म हो रहे, सी वाला गलत है। डी वाला अगर हम चेक करेंगे दोबारा, सी और डी ऑप्शन दोनों सेम ही गिवन है, तो हमारा सेकंड आंसर ही सही है। इसका सिर्फ और सिर्फ बी ही सही आ रहा है आंसर। बता रहा हूँ, जो आंसर मैं बता रहा हूँ वो सही है, क्योंकि ट्रायंगल जरा सिमिलर होंगे, इसलिए आपका नहीं हुआ वो। नेक्स्ट, सी पार्ट, विच एंगल शुड बी एडेड टू बोथ EPA एंड DPB। EPA और DPB में कौन सा वाला एंगल हम लोग ऐड करेंगे, दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, बीच वाला एंगल बन रहा है EPD। तो जो हमने बेसिकली क्वेश्चन के अंदर करा था वहां पे उन्होंने इसको पूरे फॉर्म में दे दिए इसी में। हमारा एंगल कौन सा, हमारा EPD या DPE, EPD या DPE, तो इसका डी आंसर आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट आ जाएगा। जो लोग यहाँ पे ऑफलाइन बैठे हैं वो लोग अपने वीडियोस को ऑन करके, सॉरी लॉग इन कर लो बेटा, आप लोग सब लोग जूम में, या पेपर आपने खोला हो तभी सही है, बट लॉग इन कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं रानी क्लेम दैट DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू EBP। DAP कहां चला गया, DAP कॉन्ग्रुएंट टू EBP, ठीक है, दोनों के दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, कॉन्ग्रुएंट अगर होगा तो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, इसको कैसे करेंगे हम लोग,
यहाँ पे एंगल ए बी के इक्वल है, एपी बीपी के इक्वल हो जाएगा, और एंगल को ऐड करने के बाद एपीडी इस बीपीई के इक्वल हो जाएगा। तो दिस विल बी एएसए। एएसए से हमारे जो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। नेक्स्ट फिगर में आपको बोल रहा है, फिगर फिफ्थ फिगर में द फिगर शोज by various types of the transformation in the triangles, which of this transformation is not a congruent figure। congruent pair कौन सा है, मतलब कि कौन सी एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, ये हमें निकालना है। अब एग्जैक्ट कॉपी कौन सी नहीं है, तो सबसे पहले आपके पास which of this transformation is not a congruent। अच्छा ठीक है, फर्स्ट वाले पे लिखा हुआ है हमारे पास ट्रांसलेशन। क्या ये ट्रांसलेशन वाला है, क्या ये ट्रांसलेशन है क्या, ये एग्जैक्ट कॉपीज है देखने में। नेक्स्ट रोटेशन वाला देखिए, क्या ये दोनों एग्जैक्ट कॉपीज हैं, क्या ये एग्जैक्ट कॉपीज हैं, यस दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट क्यों है, वहां पे ना आपके पास जो रेड वाली पिक्चर है, जो ब्लू वाली पिक्चर है, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको रोटेट करना पड़ेगा। ब्लू वाली पिक्चर को रोटेट करोगे तो एज इट इज वो रेड के ऊपर आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है आपका डायलेशन। डायलेशन में तो रेड वाली इमेज छोटी है और दूसरी वाली इमेज बड़ी है, तो ये हमारा गलत है, डायलेशन वाला गलत है, सी पार्ट। और अगर हम फोर्थ वाला देखेंगे रिफ्लेक्शन, तो दोनों जो इमेजेस हैं वापस में एक दूसरे की सेम है, एग्जैक्ट कॉपीज हैं, तो आपका सी पार्ट रहेगा आंसर। डायलेशन इज रॉन्ग। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ बेबी कैरेट्स। Sohanlal grew 50 baby carrots using organic soil in this field. He dig them up, blah blah blah. अब ये वाला क्वेश्चन मैंने शायद आपको बताया नहीं था, कर लेते हैं। द क्लास साइज एंड द क्लास मार्क ऑफ द इंटरवल हो गया था, कोई बात नहीं, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। यहाँ पे आपके द क्लास साइज एंड द क्लास मार्क। क्लास साइज 165 से 170 का क्लास साइज कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 वाले हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शन है सी एंड डी, बट मुझे बोल रहा है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, मिड पॉइंट हो जाता है। तो 165 और 170 का मिड पॉइंट दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, 167.5 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। इफ द smallest caret is of 152 mm and the largest is 189, then the range क्या होता है, highest value minus lowest value, 189 minus 152 which is equal to 37। 8 the maximum number of carrots grown by the Sohanlal are dash mm long। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां पे, 11 की, तो 175 से 180, 175 से 180। नाइन्थ क्वेश्चन, the data collected and tabulated above by the Sohanlal is known as secondary data। 10th, it is always necessary to convert the given data in the form of continuous frequency distribution to present the data through that is histogram। अब एक बच्चे का डाउट है कि सर ये सेकेंडरी डेटा क्यों है, बिकॉज जो आप रॉ डेटा बेटा कलेक्ट करते हो किसी का, वो हमारा होता है प्राइमरी डेटा, रॉ फॉर्म में आया। रॉ फॉर्म में आया मतलब कि मैथ्स में मेरे 90 है, साइंस में मेरे 90 है, इंग्लिश में 30 है, एक में 40 है। तो रैंडम ऑर्डर में आपने जो कलेक्ट कर रखे हैं वो हमारे होते हैं आपके, दैट इज प्राइमरी डेटा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 11। एबीसीडी यहाँ पे हमें बताना है, असर्शन एंड रीजनिंग। ए का मतलब होता है कि आपका असर्शन करेक्ट है, रीजन भी ट्रू है, दोनों के दोनों ट्रू है, और रीजनिंग जो है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी में क्या होता है, दोनों के दोनों ट्रू होते हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी में होता है आपका ए ट्रू है, आर फॉल्स है, और डी होता है हमारा कि ए फॉल्स है, असर्शन फॉल्स है और आर
ट्रू है। तो आपके पास यहाँ पे assertion में बोल रहा है हिस्टोग्राम कैन बी ड्रॉन बाय द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन द गिवन इंफॉर्मेशन। क्या हम हिस्टोग्राम को ऐसे डायरेक्टली बना सकते हैं, तो क्या ये सही है? क्या हिस्टोग्राम मैं इस तरीके से बना सकता हूं? नहीं बना सकता, तो ये मेरा क्या है, फॉल्स हो जाएगा। दिस इज फॉल्स। तो फर्स्ट असर्शन फॉल्स का, तो हमारे पास डायरेक्टली एक ही ऑप्शन है, असर्शन का हमारे पास एक ही है, वो हमारे पास कौन से वाला है, दैट इज डी पार्ट। तो इसका आंसर डी आएगा, इसका आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास आर रीजन। अब यहाँ पे रीजन में बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है आपको, द डेटा देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ the given point with respect to the x axis is -3, 2। अभी जो पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट आपको ग्राफ पे -1 -2 -3 1 2 यहाँ पे गिवन है, ये है -3, 2। एक्स एक्सिस को मिरर की तरह एक्ट कर रहा है, तो अगर एक्स एक्सिस हमारा मिरर हो जाएगा तो इसकी इमेज नीचे आ जाएगी। सेम जितना यहाँ से ऊपर है उतना यहाँ से नीचे आ जाएगा, -3, ये रहे जी। तो आपकी जो असर्शन है वो ट्रू हो गई है। रीजन में बोल रहा है द इमेज ऑफ द पॉइंट, the image of a point in the second quadrant will lie in the third quadrant at equal distance from the x-axis at a distance of a given point away from the y-axis। तो ये सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा इसका आंसर। इसलिए हम लोग ए मार्क करेंगे असर्शन के, यहाँ पे दोनों के दोनों ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी में आपको बोल रहा है, यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसका आपको साइड ए गिवन है। सॉल्व करते हैं इसको। अब आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जो भी क्वेश्चन नंबर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो हमें ए गिवन है। हम लोग पहले क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 3a बाय 2। क्लियर है जी सबको? ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3a बाय 2 आ जाएगा। आपको इसके बाद एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा s माइनस a s माइनस b इंटू s माइनस c। तो सॉल्व करिए, यहाँ पे a b c तीनों की जो वैल्यू है, तीनों की वैल्यू 3 आपका ए ही रहेगा, तो तीनों साइड इक्वल है, तो हो जाएगा 3a बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3a बाय 2 माइनस a, 3a बाय 2 माइनस a, 3a बाय 2 माइनस a, इससे ये आ जाएगा आपके पास 3a बाय 2। एलसीएम लेके माइनस कर लो, एलसीएम लेके माइनस करो, एलसीएम लेके माइनस कर लेंगे। हमारे पास a जो है वो आपका 4 टाइम्स आ गया, जिससे a दो बार बाहर आ गया, जगह a स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 4 टाइम्स 2 है, फिर हो जाएगा a स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय √3। तो फाइनल आंसर इज √3a स्क्वायर अपॉन 4, 2 नहीं आएगा, √3a स्क्वायर अपॉन में 4 ही हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। आज प्लीज करेक्ट कर लेना अपना जहां गलत है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका और वाले पार्ट में बोल रहा है 3 साइड, ये वाला तो हो गया था सबसे। ये सेकंड वाले पार्ट में किसी का डाउट तो नहीं है, 1500 √3 आ रहा है आंसर। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, 14 वाले क्वेश्चन में डाउट है, फिगर ड्रॉ करिए 14 क्वेश्चन की। इन क्वेश्चन नंबर 14 this is a b r
सी पॉइंट यहाँ पे क्यू है, पी। हमें यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है, दो ट्रायंगल्स हैं, ए बी पी क्यू के इक्वल है, ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है। ओके, दिस बी सी इज इक्वल टू क्यू आर और पी क्यू दोनों है। आपको ए बी आर पी क्यू सी के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है इन ट्रायंगल ए बी आर एंड ट्रायंगल पी क्यू सी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी। ए बी पी क्यू के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, इज 90 ये गिवन है। बट ए बी आर ट्रायंगल के अंदर ये बी सी गिवन है, ये पूरा बी आर हमें इक्वल नहीं गिवन। तो आपको क्या गिवन है, बी सी और क्यू आर इक्वल है, कॉमन पार्ट बीच में क्या है, सी आर, तो सी आर को दोनों तरफ ऐड कर लेंगे। आपको गिवन है कि बी सी क्यू आर के इक्वल है, ऐड सी आर ऑन बोथ साइड्स। इससे हो जाएगा आपके पास बी सी प्लस सी आर प्लस क्यू आर, इससे आ जाएगा बी आर और ये हो जाएगा क्यू सी। यूटिलाइज करेंगे इसको हम लोग, बी आर इज इक्वल टू क्यू सी, प्रूव्ड अबव। क्लियर है, दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय एस एस। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय एस एस। नोट कर लेना, नोट करके डन इन दी चार्ट बॉक्स कर लिया बेटा स्क्रीन। आप लोगों का मैथ्स का टेस्ट फ्राइडे को है, वो आपका एमसीक्यू होगा, जैसे आपका आईटी का पेपर देख रहे हो इसी टाइप का रहेगा, जहाँ पे आपको दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे। मेरे जी फ्राइडे को टेस्ट का टाइम जो है आपका 3:30 टू 5 o'clock है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में डाउट किसी का? 15 में तो मेरे ख्याल से डाउट नहीं किसी बच्चे का। नेक्स्ट 16 वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। 16 वाले में आपके पास बोल रहा है 16 डाउट है, ये 16 डाउट में लिखवाया हुआ है। 16 में ए बी आपको ई एफ के पैरेलल है, शो करना है इसको। तो कोई भी दो लाइंस को अगर मेरे को पैरेलल करना है तो हम लोग उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल करते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल करते हैं, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स को 180 डिग्री दिखा देंगे। तो इन तीनों से हमारे पास क्या आ जाएगा, कोई भी जो आपका ट्रायंगल लाइंस है वो लाइंस आपकी पैरेलल आ जाएंगी। इस वाले क्वेश्चन में देखिए ए बी सी, राइट साइड पर रहेगा डी एफ ई। एंगल हमें ऊपर दिया बना 70 डिग्री, 40 डिग्री, 140। Then we have this is how much, 30 70। okay, यहाँ 30 है और ये 40 है। आपसे पूछा है ए बी और ई एफ, ए बी और ई एफ की बात कर रहा है। उससे पहले आप देखो, अगर ये पूरा एंगल हमारा 70 है, यहाँ पे 30 प्लस 40 ये दोनों मिलकर हमारे पास कितना बनना, 70 बन जाएगा। So we can say that angle ABC is equal to BCD 70 डिग्री आ जाएगा, जिसका मतलब क्या हो गया कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। Z की फॉर्म में एंगल्स इक्वल हो गए तो इसका मतलब है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है इसका मतलब AB CD के पैरेलल हो जाएगा, AB CD के पैरेलल हो जाएगा। नेक्स्ट, बट मुझे तो AB और EF दिखाने थे ऑल्सो। मैं यहाँ पे 140 और 40 इन दोनों का सम लूंगा तो 180 आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि को इंटीरियर एंगल का सम कितना है, 180, जिसकी वजह से दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। सो विल राइट आल्सो एंगल FEC प्लस ECD which is equal to 140 plus 40 which is equal to 180 डिग्री, और 180 मिलके
आ गए, इसका मतलब क्या हो गया, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री आ गया। तो सम ऑफ को इंटीरियर 180 आ जाएगा, वी कैन से दैट लाइंस आर पैरेलल, तो CD EF के पैरेलल हो जाएगा, which implies CD is parallel to EF। यहाँ पे ABCD के पैरेलल है, नीचे आ गया कि CD EF के पैरेलल है, so from 1 and 2 we can say that AB is parallel to EF, AB is parallel to EF आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? जिन्होंने नहीं करा हुआ इस तरीके से नोट डाउन कर लेना और नोट करके चैट बॉक्स पे डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 तो आसान सा है, डाउट भी नहीं है किसी का। 18th वाला क्वेश्चन, यस वी हैव इन डाउट। 18th वाले क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को हमें इक्वल दिखाना है। प्रूव दैट इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स सो फॉर्म्ड दे आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 18 डाउट में है, करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब एबी और सीडी आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे इस पॉइंट को ओवरलैप कर लो। यहाँ पे हमारे पास चार एंगल्स बन रहे हैं, इनको 1 2 3 4 लिख लीजिए। मुझे शो करना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, मतलब 1 3 के इक्वल और 2 4 के इक्वल शो करना है। इसको शो कैसे करेंगे, सिंस AB इज अ लाइन, अब AB अगर एक लाइन है तो 1 + 2 180 डिग्री हो जाएगा, दैट इज लीनियर पेयर। एंड CD इज अ लाइन, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। Also CD is a line, so 2 + 3 this is equal to 180 degree, again linear pair। अब 1 + 2 भी 180 है, 2 + 3 भी 180 है, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, which implies we can say that angle 1 + 2 is equal to 2 + angle 3। दोनों से सेम एंगल कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा कि angle 1 is equal to angle 3, that means the vertically opposite angles are equal। क्लियर है जी? मैं इसको ऐसे भी कर सकता था कि 1 + 2 180 यहाँ पे लिया हुआ है, मैंने 2 + 3 की जगह 1 + 4 भी ले सकता था, उससे एंगल 1 कट जाता, यहाँ 2 कट रहा है, वहां एंगल 1 कट जाता, जिससे एंगल 2 = एंगल 4 आ जाता। अब एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल वर्टिकली को दिखा दूंगा इक्वल, तभी भी हमारा आंसर सही है। नोट कर लीजिएगा बेटा, दृष्टि नोट हो गया बेटा, दृष्टि अरोड़ा, दृष्टि वर्मानी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन भी डाउट में है। क्वेश्चन नंबर 19 के दोनों पार्ट भी चलो दोनों कराता हूँ। पहले वाले पार्ट में आपको बोल रहा है द प्लॉट अ पॉइंट 4 -8 इन द कार्टेशियन प्लेन, ड्रॉ अल्टीट्यूड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द एक्सिस, also write the coordinates of the foot of the perpendicular drawn। ओके, तो ये पॉइंट है 4 -8। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। 4 -8 यहाँ पे पॉइंट है, 4 -8 हमने क्या करा, यहाँ से परपेंडिकुलर बनाया है, यहाँ से परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ बनाया है,
यहां से इस वाले एक्सिस पे बनाया हम लोगों ने, तो आपको बोला जहां मैंने परपेंडिकुलर बनाए हैं इनके कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं, तो ये कोऑर्डिनेट हमारा एक्स एक्सिस पे आ रहा है, हमारा 4,0, ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो हो जाएगा 0,-8, 0,-8। क्लियर? 4,0 and 0,-8। नेक्स्ट 20th and 21st क्वेश्चन में दोनों बताओ। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका और वाला पार्ट भी है। A school and a hospital, they are equidistant from a society. Upon considering the society as origin, the position of school is 6.5 units towards the left. If the ordinate of the position of the hospital is 0, okay, एक स्कूल है और एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे हमारा सोसाइटी है इसलिए ऐसे लिख रहे हैं। लेफ्ट साइड पे 6.5 यूनिट पे स्कूल है, यहाँ से मूव करूंगा, यहाँ पे हमारा स्कूल है 6.5 यूनिट टुवर्ड द लेफ्ट पे -6.5, 0 आ जाएगा ये। अब आपको बोल रहा है कि जो हॉस्पिटल है उसका ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि y 0 है, y 0 का होता है x एक्सिस पे होता है। स्कूल और हॉस्पिटल दोनों सोसाइटी से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हमारे पास स्कूल, अब स्कूल का अगर सॉरी हॉस्पिटल का ऑर्डिनेट मतलब y वाला पॉइंट 0 पे है, तो मतलब वो लाई करेगा x एक्सिस पे, जितना स्कूल है उतना ही हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल यहाँ पे होगा राइट साइड पे, जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6.5, 0, जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6.5, 0। क्लियर है जी सबको? दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आपको बोल रहा है कि सोसाइटी से लेफ्ट साइड पे, सोसाइटी आपका ओरिजिन पे है, लेफ्ट साइड पे 6.5, तो -6.5, एक्स एक्सिस -6.5, 0, जितने डिस्टेंस पे सोसाइटी से स्कूल है उतने ही डिस्टेंस पे स्कूल से सोसाइटी से हॉस्पिटल है, तो लेफ्ट पे 6.5 तो राइट पे भी 6.5 हो जाएगा। क्लियर? अगर आपको क्वेश्चन में बोल देता कि एब्सिसा 0 है, एब्सिसा 0 है, तो एब्सिसा 0 किस पे होता है? y एक्सिस पे। एब्सिसा 0 किस पे होता है? y एक्सिस पे। एंड फिर बताना पड़ता है वहां पे कि जो हॉस्पिटल है वो अबव है या बिलो है। अगर यहाँ से ऊपर होता सेम डिस्टेंस पे होगा, यहाँ से 6.5 तो ऊपर भी आ जाएगा 6.5, और अगर बिलो होता तो 0, -6.5। तो क्वेश्चन में इस तरीके से भी आ सकता था। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, 20th में तो हमें सारा सॉल्व करना पड़ेगा, जिसको हम जनरलाइज कर लेंगे, सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बोल रहा है 1/√2 + 1, 20th क्वेश्चन, 1/√2 + 1 प्लस 1/√3 + √2 प्लस 1/√4 + √3 1/√9 + √8, ये हमें गिवन है। अब सॉल्व कैसे करें? पहले सबसे पहले वाले पार्ट को सॉल्व करो। दिस इज 1/√2 + 1, 1/√2 - 1 से मल्टीप्लाइड इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। This is 2 - 1 which is equal to √2 - 1/1, √2 - 1। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? √2 - 1 आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड को अगर मैं सॉल्व करता हूं,
√3 minus √2 upon √3 minus √2, √3 minus √2 upon a plus b into a minus b, which is a square minus b square, √3 का स्क्वायर 3 minus 2 का फाइनल आंसर क्या आ गया? √3 minus √2। ऐसे हर एक केस को आप सॉल्व करते जाओगे। जो लास्ट वाला आंसर है 1 upon √9 plus √8 को जब आप सॉल्व करोगे तो रहेगा √9 minus √8, ये आ जाएगा। अब सबको ऐड कर रहे हैं। पहले वाले का आंसर कितना है? √2 minus 1। सेकंड का आंसर √3 minus √2। थर्ड पार्ट का आंसर आएगा √4 minus √3। फोर्थ पार्ट का आएगा √5 minus √4, √6 minus √5, √7 minus √6, √8 minus √7 और लास्ट वाला पार्ट है √9 minus √8 है। आप देखो यहाँ से क्या क्या कट रहा है? √2 कैंसिल हो रहा है, √3 कैंसिल हो रहा है, √4 भी कैंसिल हो रहा है, √5 कैंसिल, √6 कैंसिल, √7, √8। तो आपके पास क्या क्या बच रहा है यहाँ पे? -1 और एंड में बच रहा है आपके पास प्लस √9। √9 होता है 3, तो आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है 2। -1 + 3 = 2। क्लियर? नोट कर लेना इसको। भव्या आंसर चेक कर लो बेटा, कहाँ गलती करी है क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। In a one-day international cricket match between India and Sri Lanka, Neeru decided to donate as much money as to the old age money as the runs scored by the first pair of the Indian batsmen. Ranjan and Nitin were the opener batsmen. The runs scored by the Nitin is twice the runs scored by the Ranjan. तो नितिन का स्कोर रंजन के स्कोर से डबल था। नितिन का स्कोर रंजन के स्कोर से डबल था। टेकिंग रन्स स्कोर्ड बाय रंजन इज x एंड नितिन इज y। नितिन का स्कोर y है, रंजन का x है। आपको बोल रहा है कि जो नितिन का स्कोर है वो डबल है। किसका डबल है? वो रंजन के स्कोर से। तो y किसके इक्वल आ जाएगा? 2x के इक्वल आ जाएगा। आगे बोल रहा है राइट द लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स फॉर द गिवन, और उसके बाद ग्राफ बनाना है। ये आपके पास इक्वेशन यहां से बन जाएगी, दिस इज 2x minus y is equal to 0। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अब ग्राफ बनाने के लिए y is equal to 2x है, y is equal to 2x, x की वैल्यू 1 होगी तो y 2 आ जाएगा, x 2 हो जाएगा तो x 4 आ जाएगा। तो ये 2, 4 आ जाएगा। 2 पॉइंट्स आ गए। आपको पूछ रहे हैं कि क्या ये ओरिजिन से पास होगा। मैं एक काम करता हूँ, पहले x को 0 पुट करता हूँ, तो y भी कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। y भी कितना आ गया? 0 आ गया। x को 0 पुट कर रहे हैं तो आ गया 0,0। तो यस इट इज पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। यस इट पासेस थ्रू द ओरिजिन। ग्राफ भी बना लेना छोटा खुद ही। One, two, three, 1, 2, 3, 4, 5. This is 1,1. Sorry, 1,2, 2,4। ओरिजिन से पास हो तो इस टाइप का आपका ग्राफ बनता है। अगर y इक्वल टू x होता है, जैसे साइंस में यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाते हो, ये ऐसा ग्राफ बन जाता है उसका। ये 45 डिग्री। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेपर, इसके अगला वाला पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। अब करो भाई नेक्स्ट।
एसएस मुद्दा का बेटा पेपर है ये। सबसे पहले आपको बोल रहा है पाई, पाई इज रैशनल, चैट बॉक्स में बताएंगे सब लोग। पाई इज, पाई इज रैशनल, इरैशनल इंटीजर, होल नंबर। क्या रहेगा पाई? चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए सब लोग। चैतन्य, दृष्टि, चैट बॉक्स में बताइए क्या आंसर है। चैतन्य कुछ तो करा होगा घर से। दृष्टि क्या, वर्मानी कह रही है सर इंटीजर, शिशिका कह रही है रैशनल, आसप्रीत भी कह रही है सर रैशनल नंबर, तन्मय कह रहा है रैशनल नंबर, दसलीन इज सेइंग इरैशनल नंबर, अंशिका, हृदय, सॉरी हृदय कह रहा है सर रैशनल, चैतन्य इरैशनल। ओनली एंड ओनली दिस दसलीन एंड चैतन्य आर राइट। इट इज एन इरैशनल नंबर। पाई जो होता है वो आपका इरैशनल नंबर होता है, बिकॉज पाई जो होता है उसकी वैल्यू कभी टर्मिनेट नहीं करती है। पाई की जो वैल्यू है वो हमारी टर्मिनेट नहीं करती है। पाई की वैल्यू जो आपका 3.14 जो है वो हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। 22/7 इज अगेन एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्या किसी को पता है पाई होता क्या है? किसी को पता है पाई क्या होता है? क्या से आया था पाई? नहीं पता। कोई भी आपके पास अगर एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, इसका जो सरकमफ्रेंस है, मैं उसको कभी भी डायमीटर से जब डिवाइड करूंगा तो मेरे पास हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। हम लोग कभी भी अगर इस आउटर बाउंड्री की लेंथ को अगर मैं डायमीटर से, डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस भी होता है, जब इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, फिक्स्ड एक वैल्यू आएगी, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं पाई बोलते हैं। तभी तो यहाँ से सरकमफरेंस का फॉर्मूला आया था। ये डायमीटर क्या होता है? 2r पाई, 2 पाई r। यही से हमारा फॉर्मूला आया था, c इज इक्वल टू 2 पाई r सरकमफरेंस। क्लियर है? ये बहुत पता था। किसी किसी बच्चे को पता था कि पाई क्या होता है? एनीवन? किसी को नहीं पता था। यही पता सबको कि सर सर्कल की पाई होता है, सर्कल में यूज होता है। वैल्यू 22/7 या 3.14 होता है, बट एक्चुअली वो क्या होता है? रेशियो होता है किसका? सरकमफरेंस और डायमीटर का। बहुत ही कम बच्चों को पता है ये सब। नेक्स्ट है 5t माइनस रूट 7। इट इज अ मोनोमियल। मोनोमियल, क्या ये मोनोमियल है? ट्रू फॉल्स? दृष्टि कह रही है सर ट्रू, भव्य कह रहा है, चैतन्य कह रहा है ट्रू, आसप्रीत इज सेइंग ट्रू। सारे ट्रू वाले बच्चे गलत हैं। मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म। यहाँ पे दो टर्म्स आ रही है, एक आ रहा है 5t और एक आ रहा है रूट 7, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये बायनोमियल है, दिस इज बायनोमियल। 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आप लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। दृष्टि कह रही है सर यस, बट गलत क्यों हुआ? नेक्स्ट, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कोई भी अगर होगा तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग? क्या रहेगा? रैशनल नंबर की हम बात पूछ रहे हैं। रैशनल नंबर और एक कैन नॉट बी पूछ रहा है। कैन नॉट बी, कैन भी नहीं, क्योंकि इट कैन बी टर्मिनेटिंग, इट कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग, इट कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बट इट कैनॉट बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हमारा इररेशनल नंबर हो जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास डी अपार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4,
when simplified, x raised to the power minus 1 plus y raised to the power minus 1 whole raised to the minus 1 is equal to, question number 4, x की पावर minus 1 plus y की पावर minus 1 minus 1, 1 upon x plus 1 upon y raised to the power minus 1 y plus x upon xy raised to the power minus 1 minus f पावर, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा xy upon x plus y, xy upon x plus y, which is option number C, which is option number C. Question number 5, find the zero of the polynomial 2x plus 3. हमें जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल निकालना है, हम लोग 2x plus 3 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 2x इक्वल टू minus 3 and x is equal to minus 3 by 2, x is equal to minus 3 by 2, which is option number B. Next, question number 6, the rationalizing factor. rationalizing factor क्या होगा, 2 plus root 3 का, what will be the rationalizing factor? rationalizing factor क्या होता है, rationalizing factor ये होता है कि अगर कोई भी आपके पास नंबर है, जैसे 2 plus root 3 है, तो 2 plus root 3 को जब मैं rationalize करूंगा, मतलब रेसिप्रोकल करूंगा, तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, that is 2 minus root 3, तो 2 minus root 3 ये हमारा rationalizing factor हो जाएगा, this is rationalizing factor. Next question, after simplification the value is 13 raised to the power 1 by 5 upon 13 raised to the power 1 by 3. बेसिस सेम है, डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट 1 by 5 minus 1 by 3, 3 minus 5 upon 15, ये हमारे पास आ जाएगा minus 2 by 15, 13 raised to the power minus 2 by 15. Basis same, powers will be subtracted, so 1 by 5 minus 1 by 3, that is minus, power is minus 2 by 15. Question number 8, x plus 5 is a factor of px, find the value of k. सॉल्व करिए इसको, k की वैल्यू निकालो, x plus 5 फैक्टर है, तो x इक्वल टू minus 5 पुट करेंगे हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, x plus 5 फैक्टर है, px है आपके पास x cube minus 20x plus 5k, then find the value of k. x plus 5 is a factor, अगर x plus 5 फैक्टर है तो x इक्वल टू -5, ये इसका 0 हो जाएगा, तो जब मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा x की जगह तो रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, x की जगह -5 सब्स्टिट्यूट करो, this is minus 125 minus plus 25 is 100 plus 5k 0, 5k is equal to 25, which gives k is equal to 5. Yes, right Anshika, which gives k is equal to 5. नोट करो मनवी फटाफट।
Now next question number 9. Using the remainder theorem, find the remainder when px is divided by gx. Question number 9. Using remainder theorem, find the remainder when px is divided by gx. हमें सिर्फ रिमाइंडर ही निकालना है. यस. तो x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, जिससे x इक्वल टू 1 हमें सब्स्टिट्यूट करना है बेटा px में. आपके पास यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है px, ये गिवन है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3. x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसके अंदर. This is 1 cube minus 6 into 1 square plus 9 into 1 plus 3. 1 minus 6 plus 9 plus 3. 13 minus 6 which is 7. 13 minus 6 which is 7. Done everyone? मैंने समीर बोला ही नहीं कि गूगल फॉर्म पे होगा बेटा. Don't assume anything. Next. Section 3, 3 markers. Assuming that x, y, z are positive real numbers. हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. This is 4th root of 81 x raised to the power 8 y raised to the power 4 z raised to the power 16. 4th root है तो पावर 1/4 हो जाएगी, divided by this is cube root of 27 x cube y 6 z 9 पूरे की पावर 1/3 आ जाएगा ये. अब यहाँ पे 4th रूट है तो 81 की पावर 1/4, दिस विल बी 3. x की पावर 8, 8 into 1/4 x square, 4 into 1/4 is y, 16 into z raised to the power 4 आ जाएगा आपके पास. क्लियर है ये सबको? ना डिनोमिनेटर में ये 3 है. 27 की पावर 1/3 which is 3, x cube into 1/3 we get x, y की पावर 6 into 1/3 y square, z की पावर 9 into 1/3 ये आ जाएगा हमारे पास z cube. 3 से 3 कैंसिल, x square upon x is x, y upon y square डिनोमिनेटर में y, z4 upon z cube तो z, ये हो जाएगा xz upon y, xz upon y. ये आंसर आ जाएगा इसका. क्रॉस चेक कर लो, देख लो इसको दोबारा से. नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b. 11th वाला क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे अपने आप, होमवर्क के लिए. 12th वाला मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, 12th वाला करिए, नोट करिए इस क्वेश्चन को. यहाँ पे आपको बोल रहे हैं 3 रेज़ टू दी पावर, क्या लिखा है इतना छोटा सा, 3 की पावर 5x into 81 स्क्वायर, 3 रेज़ टू दी पावर 5x 81 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 6166561 divided by 3 raised to the power 2x is equal to 3 raised to the power 7. आपकी तेरी सर पेपर बहुत आसान है. अच्छा जी, टेस्ट में देखेंगे. Now this is 3 raised to the power 5x 81 क्या होता है? 3 raised to the power 4. 81 स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा,
6561 का मतलब क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 81 into 81 होता है ये हमारा 81 into 81 होता है, जिसको अब 81 को मैंने कैसे लिखा हुआ है, 81 होता है 3 की पावर 4, where it is upon 3 raised to the power 2x is equal to 3 की पावर 7. Now bases same, powers will be subtracted. ये हमारे पास हो जाएगा 5x minus 2x is 3 raised to the power 3x. 3 की 4 to the 8, 4 to the 8. Bases same है, powers add 8 plus 8 16. राइट साइड पे हमारे पास 3 raised to the power 7. हमें x निकालना है, 3 की पावर 16 यहाँ पे न्यूमरेटर में है, राइट साइड में लेके जाऊंगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगी. Basis same, power subtract 7 minus 16, 3 raised to the power minus 9. तो आपके पास आ गया 3 raised to the power 3x is equal to 3 raised to the power minus 9. बेसिस सेम है, बीच में इक्वल टू है, तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, जिससे हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू -3. x इज इक्वल टू -3. मेन हमारा क्या काम था यहाँ पे, 81 को कन्वर्ट करना. 81 होता है 3 raised to the power 4 स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर 6561. 81 into 81 होता है, मतलब 81 का स्क्वायर 81 होता है 3 की पावर 4. डिनोमिनेटर में 3 raised to the power 2x. क्लियर? सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे फैक्टराइज करना है. एनसीईआरटी का एग्जांपल है, खुद सॉल्व करेंगे ये, और पेपर खत्म भी हो गया. अरे वाह, चलो बढ़िया ही है.